आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 21-24 आप सभी बच्चों का जो सेट पेपर है बेसिकली लाइफ एंड साइंस, उसका देखिए मैंने आप सभी बच्चों को एक वीडियो कंप्लीट करवा दिया था। उसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सिलेबस से पूछा जाएगा वो मैं कंप्लीट आज की इस वीडियो में लेके आया हूं। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे बच्चों से क्या पूछा गया है कि व्हाई इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचिए, इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है, जो पर्यावरण के प्रति जो आपके जागरूकता, वो क्यों जरूरी है। आप खुद सोचिए क्या कारण आप मुझे बता सकते हैं कि पर्यावरण जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आज हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात का दिन में बरसात नहीं है, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ये सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर देखिए जो बेसिक पर्यावरण के कारण ये इफेक्ट दिखेगा। इसलिए देखिए कुछ पॉइंट मैं यहाँ से बच्चों यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि प्रदूषण, वनों की कटाई और अत्यधिक उपभोग जैसी मानवीय गतिविधियों पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन गतिविधियों से पर्यावरण का क्षरण मतलब पर्यावरण का लॉस बेसिकली हो सकता है, जिनके परिणामस्वरूप क्या होगा, मनुष्य और पर्यावरण के लिए गंभीर यहाँ परिणाम देखे जा सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, रहने का देखिए जो जगह होगा उसमें भी हमें लॉस होने वाला है, संसाधन या रिसोर्सेज की कमी होगी। इसलिए पर्यावरण का जो जागरूकता है वो सभी के लिए क्या है, जरूरी है। अधिकांश लोग उन सभी विभिन्न तरीकों से अनजान हैं कि जिनसे वो पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है क्योंकि ताकि हम अपने ग्रह को तो पहले संरक्षित करना है, मतलब उसे कंजर्व करना, बचाना है। पर्यावरण के प्रति अपने जागरूक होने से हम कई चीजें कर सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग, आपने नाम सुना होगा, पानी का कम से कम उपयोग करना, क्योंकि इस वर्ष आप देख रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे झारखंड के, वहां पर कम बारिश हुई है। कम बारिश इस साल आपको असर दिख रहा है, अगले साल इसका बहुत ज्यादा आपको असर देखने मिलेगा। अगर आप पहले से जल का देखिए कम यूज करिएगा तो आपको उतना इंपैक्ट नहीं देखने मिल सकता है, तो आपको उतना प्रभाव, उतना असर नहीं पड़ेगा और आपका आदत हो जाएगा, कम पानी में आप चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरण जो बेसिकली जागरूकता है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ऐसे संसाधन हमें बेसिकली प्रदान करती है जो हमारी भलाई और जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। इन संसाधनों में स्वच्छ पानी, तो पर्यावरण जागरूकता महत्वपूर्ण हमारे पृथ्वी को तो सुरक्षित रखती रहती है। हम पृथ्वी में कुछ ऐसे संसाधन भी है जो हमारी भलाई और जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। इन संसाधनों से स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी के साथ साथ पौधे और जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो हमारे ग्रह यानी पृथ्वी को समृद्ध और विविधता में योगदान करती है। और यही सवाल आप सही बच्चों से, अगर जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप यहां से इसे देखकर लिख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर कंजप्शन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ है, जो बातें आपको हिंदी में कही गई वही बातें देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है। तो आप सही बच्चे इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे उतार लीजिएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है क्योंकि ये सवाल अगर आपके पेपर बनेगा तो 8 नंबर का देखिए यहाँ से सवाल आएगा और 8 नंबर का सवाल छोड़ना बेवकूफी होगा, इतना अगर इजी सवाल अगर आपसे पूछा जाता तो आप अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, जितना बड़ा लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में टोटल देखिए 4 बड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो आराम से आपके पास 2 घंटा का समय रहेगा, कॉपी भी, टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होगा, आपका मन भी वहां लगा रहेगा। अब देखिए अगला सवाल है हरित क्रांति, सिलेबस का ही आपका टॉपिक याद रखिएगा। हरित क्रांति से जुड़ा हुआ सवाल आपके पेपर में, यहां से देखिए एक सब्जेक्टिव भी बन सकता है, एक ऑब्जेक्टिव भी सवाल यहां से पूछा जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि किस दशक की घटना है हरित क्रांति। तो याद है 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। इसके फादर माना जाता है, याद रख लीजिएगा, नॉर्मन यहाँ पर बोरलॉग को नामक से जाना जाता है। तो ये वाला इनके द्वारा स्टार्ट जरूर किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जननी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से आता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और यहीं पर देखिए HYV सीड, जिसे हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड के नाम से जानते हैं, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग के जो कुछ उपज देने वाली किस्मों ने इसे विकसित करने के कार्य में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में देखिए जो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, तो इनका नाम हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। भारत का और विश्व के अनुसार देखिए दोनों अलग अलग चीज है। हरित क्रांति के क्या हुआ कि जो बेसिकली हमारा खाद्यान्न भंडार था उसमें भारी मात्रा में देखिए वृद्धि हुआ और जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में जो विकसित देशों या विकासशील देश में नए उपज देने वाली किस्म के बीजों के रूप में हुई। इनकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारत के उपमहाद्वीपों यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया था। अब हरित क्रांति के देखिए क्या क्या उद्देश्य थे, ये भी इस पेपर में सवाल अगर से पूछा जाता है।
तो हरित क्रांति का क्या उद्देश्य माना गया है कि लघु अवधि के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम में बेसिकली से मतलब हम लोग कोई चीज ग्रो कर सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की जो समस्या थी उसकी समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। दीर्घ अवधि के लिए दीर्घकालीन उद्देश्य में ग्रामीण विकास हो गया, औद्योगिक विकास पर आधारित समय, कृषि की आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। रोजगार, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। वैज्ञानिक अध्ययन, स्वस्थ यहाँ पर जो पौधे का उत्पादन करना, अनुकूलित उसे या कह सकते हो उसे जो टेम्परेचर चाहिए, जलवायु चाहिए, वो यहाँ पर दिया गया और रोगों का सामना करने में उसे सक्षम बनाया गया। तो ये हरित क्रांति के क्या थे, कुछ यहाँ पर उद्देश्य थे जो आपको बताया गया। अब यहाँ पर कृषि का वैश्वीकरण भी हुआ, बात सही है, कृषि को ग्लोबलाइज किया गया। गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी बेसिकली उसका प्रचार प्रसार हुआ। प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की यहाँ पर स्थापना को प्रोत्साहन किया गया। अब यही सवाल देखिए, अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में इस सवाल को लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, यहाँ से देख के कंप्लीट यहाँ पर जो भी बात देखिए भारत में पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर विश्व के स्तर पर पूछा जाता है तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। ये बात मैं आप सभी बच्चों को बता दे रहा हूं, इसलिए नोट डाउन करते चलिए सारी बातों को। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है तो यहाँ आपको मिल गया। लेकिन पेपर में आपके सिलेबस में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी चर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही दिया हुआ है, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति। तो द्वितीय हरित क्रांति यानी दूसरी हरित क्रांति के कृषि उत्पादन में एक बदलाव है जिसे व्यापक रूप से पेट भरने और बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। पृथ्वी पर देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है अभी चल रही जनसंख्या में, ये बेसिकली अन्य कारक के अलावा खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत और जो चरम तेल की आशंकाओं की प्रतिक्रियाओं के रूप में इनका नाम हरित क्रांति के नाम पर रखा गया। इसके ताजा बुलेटिन में देश की ओर से हरित क्रांति की जरूरत बताई गई। चावल और गेहूं जैसे देखिए जो भी बेसिक फसल है, अधिक उत्पादन, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और खाद्य कीमतों में यहाँ पर अस्थिरता जैसी गंभीर चुनौतियों को देखा गया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर जैव प्रौद्योगिकी और प्रजनन का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल, रोग प्रतिरोध क्षमता या फिर जलवायु लचीला, अधिक पौष्टिक और विविधतापूर्ण फसल किस्मों की विकसित करने में यहाँ महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा। और यही बात देखिए यहाँ पर सेकंड रेवोल्यूशन का जो बात हिंदी में लिखा गया था, डिट्टो यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा गया। तो जो भी बच्चे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इसे अपने कॉपी में यहाँ पर इंग्लिश में भी नोट डाउन कर लीजिएगा और ये सवाल VVI कर लीजिएगा। देखिए जितने सवाल कराते चला जा रहा हूँ, क्योंकि आप सही बच्चों को देखिए साइंस एंड लाइफ का, मोस्टली साइंस के स्टूडेंट का साइंस एंड लाइफ है और ये 2 सेट मिनिमम एग्जाम में देखिए सवाल बनता है, एक सेट है, सेट भी बनता है। तो किसी सेट में ये हो सकता है, किसी के सेट में ये हो सकता है, पहले बताओ। इसलिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो देखिए फिक्स आ ही जाएगा, इसमें से गारंटी है, क्योंकि सिलेबस इसके अलावा आपका है ही नहीं पढ़ना। लिमिटिंग सिलेबस है साइंस एंड लाइफ का, जो सबसे इजी सिलेबस एक पेपर में वो है आपका जो साइंस के स्टूडेंट साइंस लैब उन्हीं का है। बाकी सबका सिलेबस थोड़ा बड़ा बड़ा भी है हमारे पास। देखिए एक सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा विटामिन के बारे में। विटामिन आपको कहाँ से मिलते हैं, इनकी अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो कौन कौन सी आपको बीमारियां होगी, ये भी आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो दोनों ही सवाल आपको देखिए क्लियर करते रहने पड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपसे बच्चों जवाब बताता हूँ। तो इस मैं फोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब शायद आपसे बच्चों को यहाँ नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ क्या है, विटामिन ए। अगर विटामिन ए के शरीर में आपकी कमी होती है तो आपको देखने में क्या होगी, असुविधा, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, देखने में असुविधा होगी, लॉस ऑफ डार्क, अंधेरे में देख नहीं सकते आप, हो सकता है कि आपकी आंखें जल्द खराब हो जाए। विटामिन ए इसलिए आपके लिए जरूरी है। विटामिन B1 जिसे हम लोग विटामिन बी भी कभी कभी बोला जाता है, इसकी कमी से बेरी होगा, आपके जो मसल्स यानी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाएगी। आपके अगर आप किसी काम को करिएगा तो आपको लगेगा एनर्जी ही नहीं भाई, इस प्रकार का फीलिंग आता है आपको। विटामिन सी, आपके बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी नामक बीमारी हो जाएगी, यानी आपके जो मसूड़े जिसे हम लोग गम्स कहते हैं उनमें से ब्लीडिंग यानी खून आएगा, रक्त आएगा। आपके जो घाव है वो लंबे समय तक देखिए बने रहेंगे, भरेंगे नहीं, बहुत समय लग जाता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से जरूर मिलता है, लेकिन अगर इसकी कमी हमें हो जाती है तो हमें रिकेट्स नाम की बीमारी, यानी आपके जो हड्डी रहेंगे वो कमजोर हो जाएंगे। किसी बच्चे की अगर हड्डी कमजोर है दैट्स मीन्स उसे रिकेट्स नाम की बीमारी है। कैल्शियम की बॉडी में कमी है जिसकी वजह से बेसिकली रिकेट्स होता है हमें। कैल्शियम से देखिए बोन एंड टूथ डिके, दांतों का देखिए जो सड़ना होता है वो उसके कारण होता है। बोन का कमजोर होना भी कैल्शियम के कारण होता है। तो वीक बोन्स और टूथ डिके किससे जुड़ा हुआ है, कैल्शियम से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। आयोडीन, अगर आपके जैसे हम लोग नमक खाते हैं जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि आयोडाइन अगर बेसिक आयोडाइज्ड अगर नमक नहीं रहेगा तो हमें घिंगा नाम की, या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो गोइटर नाम की बीमारी होगी, जिसमें आपका गला क्या होता है, फूल जाता है, ये बीमारी हमें होती है। आयरन का अगर बेसिकली कमी होगा तो हमें एनीमिया नाम की बीमारी होगी, जिससे हमारा बॉडी क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट लिख दिए। अब आपसे बच्चों को यहाँ पर एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको डाटा, सेम यही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको लिखा गया सोर्सेज। सोर्सेज मतलब स्रोत। हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है, विटामिन B1 का क्या नाम होता है, B2 के, ये सब कुछ बात देखिए इस फोटो में आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए क्या है देखिए फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो विटामिन ए, ठीक है, जिसका नाम अभी हमने बेसिकली, जिसके कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। तो इसमें सोर्सेज में मतलब कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा फिश के लिवर और मछली का जो तेल रहता है, ठीक है, जो बेसिकली बंगाली लोग खाने प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। बरसात के टाइम में कोई नहीं खाइएगा, क्योंकि बरसात टाइम में बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस फिशेज में बहुत ज़्यादा हो, जिस वजह से ये हानिकारक हो सकता है आपके लिए। कैरेट्स में होता है, बटर में होता है, मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, कि ईस्ट, कवक शायद बोला जाता है हिंदी, मुझे याद नहीं आ पा रहा, ठीक है। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स में पाया जाता है। इसकी वजह से बेरी बेरी यानी आपको एपेटाइट मतलब पेट से जुड़ा हुआ बीमारी ये हो सकता है आपको। B2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, इसमें मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी, ये सब के सब, किडनी लिखा है गलती से, ठीक है, हटा दीजिएगा। इसकी वजह से देखिए आपका क्या होगा, ये आपका काम का नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो उतना याद करके फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ। जैसे B1-12 देखिए पूछा जाता है, ये वाला विटामिन B, इसको मीट, फिश, एग्स, कट से मिल जाएगा। इसमें देखिए एनीमिया नाम का होता है, जिसमें हमारा जो खून में RBC का कमी हो जाता है। विटामिन C जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जानते हैं, खट्टे पदार्थों में मिलता है, आंवला हो गया, ग्रीन लीफी प्लांट्स हो गए, उसमें मिलता है। इसका भी नाम की बीमारी अभी जस्ट पड़ा। विटामिन D रिकेट्स नाम का बीमारी होता है, सनलाइट से मिलेगा, फिश से मिल जाएगा, और एग का येल्क मतलब अंडे के अंदर जो बेसिकली येलो वाला पोर्शन होता है, उसमें से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारे पास देखिए विटामिन E। विटामिन E आपको वेजिटेबल ऑयल जैसे वीट हो गया, यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, उससे आपको देखिए विटामिन E की प्राप्ति हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, आपका जो RBC का जो फ्रेजिलिटी रेट है वो बढ़ जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिलता है। ब्लड क्लॉटिंग इससे क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब रक्त का थक्का जमना बेसिकली ये कम हो जाता है। अगला सवाल पेपर में आया वो भी सवाल है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में अंतर बताना है। ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में कितना नंबर का सवाल है। देखिए मैं इसे जूम करता हूँ फोटो को आप सही बच्चों के लिए, क्या आप सही बच्चों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो और मैक्रो, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब भी क्या होता है, छोटा, मैक्रो मतलब भी होता है बड़ा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, मैक्रो क्वांटिटीज बड़े लेवल पे चाहिए। ये हमारे बॉडी में या फिर प्लांट में बेसिकली जो लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम मात्रा में उपस्थित रहता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हिंदी में बताओ, भाई ये सब का हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आपके लिए क्या करूँ बताइए, आप खुद सोच लीजिए। कोई बच्चा सुनना ही नहीं चाहता, सबको चाहिए भाई PDF PDF PDF। मैं आपको देखिए पहले वीडियो में नहीं बोला हूँ, अभी बोल दे रहा हूँ, PDF किसी बच्चों को नहीं मिलेगा। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन भाई PDF किसी को नहीं, क्योंकि बच्चा अगर PDF दिया जाएगा तो भाई चोरी करता है, सीधा बात है इसका, इसलिए मैं PDF नहीं देता हूँ। PDF अगर मुझे सही लगेगा, हाँ सब कुछ सही है, तो मैं वो लास्ट टाइम PDF दे दूँगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं आपसे बच्चों को PDF मिलने का, पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप सही बच्चों का ये किसमें मिलता है, आयरन, मैंगनीज हो गया, सॉरी कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन निकल हो गया। यहाँ पर ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम में मिलता है। ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स में पाए जाते हैं। मेजोरिटी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है, मिनरल्स होता है, लेकिन कुछ कुछ नॉन मिनरल्स में पाए जाते हैं। ये टॉक्सिक हो सकते हैं, ये टॉक्सिक नहीं हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पास। तो इसके अलावा ये वाला सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है माइक्रोऑर्गेनिज्म। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सभी बच्चों के लिए, ताकि आप सभी बच्चों को यहाँ स्पष्ट नजर आ सके। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, आपने पढ़ा हुआ हो क्लास 8 के बुक अगर मैं आपने देखा होगा तो आपको पढ़ाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या आपको मालूम है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, छोटे छोटे बेसिकली कह सकते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है आप उनको अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते, या और वो मौजूद कहाँ रहते हैं, तो याद रख लीजिएगा वो आपके चारों ओर मौजूद है। आप बोलिए कि भाई फ्रिज के अंदर नहीं, आपके फ्रिज के अंदर है, क्या आपके हीटर के अंदर नहीं, वहाँ भी मौजूद है। ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, बैक्टीरिया है, फंगी हमारे पास, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है। तो बैक्टीरिया के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को क्या करता है, दही में बदलता है, आपको मालूम होगा। ये भी बैक्टीरिया गंगा नदी में माना जाता है, जो वाटर रहता है उसको बहुत प्योर रहता है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे उस बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं? तो आपका कमेंट बॉक्स में रहा। तो ये बैक्टीरिया के बारे में कुछ कथन यहाँ पर स्पष्टीकरण आप सभी बच्चों के लिए दिया गया है। नीचे जाएंगे तो वायरस के बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस आपकी हमारी जिंदगी को पूर्णतः तबाही मचा के गया, तो इस वायरस के बारे में तो बात ही क्या कहना। फंगी जिसे शायद सवाल कहा जाता है या फिर अलगी सवाल कहा जाता है, ये भी क्या है, एक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा ही होगा।
उसी की तरह है फिर प्रोटोजोआ है। जैसे आपको मालूम होगा कि मलेरिया जो बीमारी होती है वो फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटने के कारण होती है, लेकिन फीमेल एनाफिलिस के जो सिर पे कह सकते हैं एक प्रोटोजोन रहता है, जिसके कारण ही क्या होता है, हमें मलेरिया नामक बीमारी होती है। और यही बात जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपको जिस लैंग्वेज में सही लगता है आप उस लैंग्वेज में सवालों को अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ रहा सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये सारे के सारे देखिए पॉइंट लिखे हुए बैक्टीरिया के बारे में, यहाँ आपको लिखा हुआ वायरस के बारे में, यहाँ लिखा हुआ कवक यानी फंगी के बारे में। नीचे जाएंगे तो प्रोटोजोआ भी आपको मिल जाएगा, तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो प्रोटोजोआ के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। अगला हमें फिर से देखिए फोटो को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, जूम नहीं किया जाएगा तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो चलिए जूम करते हैं। बीमारियों के बारे में भी आपसे सवाल पूछा क्योंकि सिलेबस कहता है, मैं नहीं कहता, सिलेबस से जुड़ा हुआ ही सवाल मैं आपसे बच्चों करवा रहा हूँ। पोलियो किसके कारण होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस है, प्रोटोजोआ किसके कारण होता है पूछा जाएगा, तो जो पोलियो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। ये एयर या फिर कह सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स माता जी से कहते हैं, ये भी वायरस के एयर कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। मेजल्स जो छोटे छोटे दाने होते हैं शरीर में, बेसिक गर्मी टाइम या इस सीजन में दिखाया था बच्चा टाइम में, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी, ये एयर के कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। टीबी जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये बैक्टीरिया कारण, ट्यूबरकुलोटियम बैक्टीरिया शायद उसका नाम, उससे होता है एयर से। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस के कारण होता है, एयर कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। कॉलेरा ये भी बैक्टीरिया संबंधी बीमारी है, ये भी वाटर या फिर फूड के कांटेक्ट में फैलता है। टाइफाइड आपने तो नाम सुना ही होगा बहुत से बच्चों ने, और बहुत से बच्चों को हुआ भी होगा ये जानता हूँ मैं। तो टाइफाइड बैक्टीरिया कारण भी होता है, यहाँ बैक्टीरिया कारण होता है, वाटर से बेसिक जुड़ा हुआ बीमारी है। हेपेटाइटिस ए ये वायरस है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर रहते हैं। और यही बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनमें बचने का क्या कर सकते हैं, क्या सिम्टम देखा जाता है, ये तमाम बातें देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, तो मलेरिया नाम का आपको बीमारी होगा, ये बात यहाँ स्पष्टीकरण दे दिया गया। बैक्टीरिया से दो बीमारी होता है, कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस, जैसे आपको टीबी के नाम से जाना जाता है। फंगी, रिंगवॉर्म या फिर यहाँ टिनिया। ठीक है, यहाँ पर रिंगवॉर्म से बड़ा इसका आपके शरीर में दाने दाने हो जाते हैं स्किन पे, रिंगवॉर्म जिसे कहते हैं हम लोग। वायरस के कारण एड्स होता है, कॉमन कोल्ड होता है, हेपेटाइटिस बी, डेंगू फीवर होता है, ये वायरस से जुड़ा बीमारी है। तो ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको याद करने में क्या होगा, सुविधा होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगला सवाल है श्वसन की क्रिया, यानी कि आपके सवाल आपके जो बेसिकली जो सिलेबस है उसमें डाइजेशन और रेस्पिरेशन का देखिए टॉपिक है। ये मैं नहीं कहता, ये आपका सिलेबस कहता है। ये मैं बार बार आपसे बच्चों एक ही कथन बोल रहा हूँ क्योंकि आप जाके सिलेबस पढ़िएगा तो ही पता चल पाएगा आपको। मेरे बोलने ना बोलने पे आप शायद विश्वास ना करें। यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नीचे और भी है मैं दिखा देता हूँ। पहले समझाने की देखिए कोशिश करता हूँ। पहले जान लीजिए श्वसन मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए एक ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है, एक रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन करना। ठीक है, दोनों घटनाएं अलग अलग है। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, अगर बी से मैं डिनोट करता हूँ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये ब्रीथिंग होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या करता है, फूड जो हम लोग खाते हैं, खाना को जो खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको तोड़ता है, तोड़ने से वहां से ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा के बाद CO2 निकलता है। ये प्रक्रिया किस में होता है, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। और इसीलिए हम इसको दो भाग में बांटते हैं, एक होता है हमारे पास एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक नाम की हिंदी से इंग्लिश वर्ड से नाम से जाना जाता है, जिसमें एक एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रहेगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जैसे आपसे बच्चे कभी दौड़ते होंगे, दौड़ने टाइम आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये सवाल मैं आपसे बच्चे पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे जब दौड़ते तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा मतलब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए खाने पीने की चीज़ को तोड़ने के लिए, आपके पेट में जो भी मौजूद है, तो तोड़ने के उस टाइम तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा एनर्जी का। तो आप क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी में उस टाइम तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस वजह से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव तनाव जो होता है वो आ जाता है, फिर हम लोग गर्म पानी सेक लेते हैं। ये बात भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में उस टाइम लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा लिखा हुआ आप सही बच्चे यहाँ से पढ़ लीजिएगा। श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन करें, तो आशा करूंगा कि आप सही बच्चे श्वसन की क्रियाविधि को यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। और भी लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ आप सही बच्चों को, ताकि आप लोग कॉपी नोट डाउन कर सकें। श्वसन की क्रियाविधि हो गया, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म रेस्पिरेशन। एक डाइजेशन वाला सवाल आएगा, वो भी छोड़ के मत आ जाइए एग्जाम में, क्योंकि पेपर में सवाल बनता है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लिख लीजिएगा। और शायद ये सवाल खत्म होता है। ठीक है, तो ये पूरा बड़ा कर जितना लिखेगा पॉइंट वाइज अपने हिसाब से जोड़ जोड़ के लिख दीजिएगा तो भी चल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में करवा दिया। आशा करूंगा कि आपको आज का ये सेशन हमारा पसंद आया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा लेक्चर खत्म होता है।
दो ही वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को एक वीडियो, ये जो वीडियो कंप्लीट होगा शायद 20 मिनट का कंप्लीट हो गया होगा, और जो पहला वीडियो था वो शायद 15 मिनट या 16 मिनट का था। तो टोटल 35 मिनट के वीडियो में आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो लाके फायदा नहीं है, एक ही वीडियो में कंटेंट देना आप सभी बच्चों ज़्यादा, क्योंकि आप सभी बच्चों को अच्छा रहेगा, एक ही बार में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका लाइफ एंड साइंस कंप्लीट होता है। बाकी एग्जाम देकर आइएगा, कैसा आ जाएगा पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।